हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और खूब अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी के काफ़ी लेक्चर किए हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो हमने किया था एक्सपर्ट कमेटी से रिलेटेड, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। ओके, और हमने इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के टॉपिक को करने से पहले हम करेंगे हमारी आज की कोट, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कोई भी कोट डिस्कस नहीं किया है। तो आज का हमारा जो कोट है वो स्ट्रगल्स के बारे में बताता है। ओके, स्ट्रगल और सक्सेस के बारे में बताएगा। तो द कोट इज द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लीम। जब हम लाइफ में कोई मुश्किल काम करते हैं ना, तो टफ टाइम से गुजरना पड़ता है, बट टफ टाइम से निकल कर जो हमें सक्सेस मिलती है, जहाँ जो खुशी मिलती है, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है। ये चीज़ आपने फील भी की होगी। ओके, तो हमेशा स्ट्रगल के बाद जो भी हमें सक्सेस मिलेगी वो हमें एक सेटिस्फाइंग खुशी देगी। एग्जाम्पल में देखें, एक पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ को चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बट जब हम उस पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहुंचते हैं, तो वहाँ का व्यू देखकर हमें जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, जो हमें खुशी मिलती है, वो खुशी हमारी सारी की सारी थकान को भुला देती है। वैसे ही लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ें तब मिलती हैं जब हम मेहनत और स्ट्रगल और हार्ड वर्क का सामना करते हैं। तभी हमें सेटिस्फाइंग सक्सेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, ठीक है। अब इसको खुशी मिलेगी। तो आई होप आपको आज का कोट अच्छा लगा होगा, विच इज़ द बेस्ट व्यूज कम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लीम। तो चलिए हमारे आज के टॉपिक की तरफ, विच इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। क्रिटिसिज्म में हमारे टोटल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आते हैं, और इसको हम एक एक करके आगे समझेंगे। पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, टाइम कंज्यूमिंग, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले, क्रिटिसिज्म करने वालों ने, जिनको क्रिटिक्स बोला जाता है, उन्होंने बोला कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। यानी कि क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पार्शली इलेक्टेड है और पार्शली ही नॉमिनेटेड है। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। ओके, तो उन्होंने बोला कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है लोगों के द्वारा, इंडिया के लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आपको पता है कि 18 से अबव, आज के टाइम पर 18 से अबव जो भी हैं वो वोट दे सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो ये जो इलेक्शन हुए थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो भी मेंबर थे, वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे। ओके, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। तो क्रिटिक्स ने ये मेंटेन किया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। ये किसके प्रपोजल पर बनाई गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पर बनाई गई, और असेंबली ने फर्स्ट सेशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से किया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट बोला गया, नॉट ए सॉवरेन बॉडी। देन नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, टाइम कंज्यूमिंग। तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। ओके,
तो यहाँ पर ये बोला गया कि अमेरिकन के फ्रेमर्स ने, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, वो है अमेरिकन के फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 मंथ में ही कंप्लीट कर लिया था। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इन्होंने कितना टाइम लगा दिया था, लगभग 2 साल के करीब ये टाइम लगा दिया था। तो उन्होंने एक जो असेंबली के मेंबर थे नजरुद्दीन अहमद, उन्होंने बोला कि ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसको हाँ, एक ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम पर एक कमेटी बनाई गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, और उसको हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बोला कि टाइम कंज्यूमिंग है। जहाँ अमेरिकन के फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना 4 मंथ में इसको कंप्लीट कर दिया था, वहीं इंडियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लगभग 2 साल के करीब टाइम लग गया था, 2 साल 18, ठीक है, 18 डेज और 11 मंथ्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया कि क्रिटिक्स ने ये चार्ज किया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जितने भी मेंबर थे वो लगभग मेंबर किसके थे, कांग्रेस पार्टी के थे। वहीं पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो था ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये रिमार्क किया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक वन पार्टी बॉडी है, इसेंशियली वन पार्टी कंट्री, और इसको वन पार्टी कंट्री भी बोला गया। उन्होंने बोला कि असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस है इंडिया। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि मोस्ट ऑफ जो असेंबली में मेंबर है वो कांग्रेस के हैं। लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, यहाँ पर उन्होंने ये बोला, क्रिटिक्स ने ये बोला कि असेंबली में लगभग जितने भी आदमी थे वो या तो लोअर थे या पॉलिटिशियन थे। इसी वजह से जो बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बल्कि है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, देन डोमिनेटेड बाय हिंदूज, इन्होंने ये बोला क्रिटिक्स ने कि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हिंदू से डोमिनेटेड बॉडी है। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसको बोला बॉडी ऑफ हिंदू। ओके, सिमिलरली विंस्टन चर्चिल ने कमेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंट करती है ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वन मेजर कम्युनिटी है वो है हिंदू। ओके, देन ये हमारे हो गए क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट आता है कि एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का लोगो था उसमें आप देख सकते हो कि एलिफेंट को एज ए सिंबल यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि एलिफेंट को एज ए सिंबल लिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। उसके बाद सर BN रॉय, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कौन थे, BN रॉय। ओके, देन HVR अयंगर वाज सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। SN मुखर्जी एक ड्राफ्ट मैन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ओके, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी हैंड राइटिंग में लिखा, ठीक है, ओरिजिनल और इटैलिक स्टाइल में लिखा, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनको आपने याद रखना है कि कैलीग्राफर कौन था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल वर्जन जो था वो बहुत ब्यूटिफाइड और डेकोरेटेड आर्टिस्ट के द्वारा किया गया। मीन एक तो लिखा गया, एक डेकोरेट, आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है और इसके साइड में क्या है, इसको डेकोरेट किया जाता है। तो वो किसने डेकोरेट किया था, शांति निकेतन से नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखने के बाद इन्होंने हिंदी टेक्स्ट में भी लिखा था। तो हिंदी टेक्स्ट की कैलीग्राफी किसने की थी, कृष्ण वैद्य जी ने, और इसको डेकोरेट किसने किया था, नंदलाल बोस ने। ओके, उसके बाद ओरिजिनली हम बात करेंगे अब हिंदी टेक्स्ट के बारे में कि हिंदी टेक्स्ट पहले तो था नहीं, फिर ये बाद में लाया गया जब इंग्लिश की इनेक्टमेंट हो गई। उसके बाद ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का
कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि इसको हिंदी लैंग्वेज में करेंगे, बट बाद में 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1987 में, और उसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया 394A। उसके लास्ट पार्ट में यानी कि 22 पार्ट में 394 में ये चीज़ को ऐड किया गया कि हम अब हिंदी टेक्स्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करेंगे। देन अब आर्टिकल 394A क्या कहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट पब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट पब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी अंडर हिज अथॉरिटी। प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश करेगा। दिस इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड किया गया, ये बोला गया कि ट्रांसलेशन की जाएगी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी में। मेकिंग श्योर ट्रांसलेशन मैचेस द लैंग्वेज स्टाइल, ये बोला गया कि जो इंग्लिश में टेक्स्ट है उसमें ही हिंदी का ट्रांसलेशन होना चाहिए। ओके, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है उसी में इसको करना है ट्रांसलेट। सारी की सारी अमेंडमेंट्स पहले इंग्लिश में होंगी, उसके बाद हिंदी वर्जन में इंक्लूड की जाएंगी। देन फ्यूचर्स अमेंडमेंट्स की बात की जाए कि कल को अगर फ्यूचर अमेंडमेंट हो तो उसमें क्या करना है। हर एक अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा और उसको ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश वर्जन जो इक्वली हैं वो वैलिड होंगे, सेम लीगल मीनिंग, उनका सेम मीनिंग होगा। इफ़ देयर एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में, तब प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि हिंदी टेक्स्ट क्या होना चाहिए। यानी कि कई बार इंग्लिश के वर्ड जो होते हैं वो हिंदी वर्ड से मैच नहीं होते, तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि इसका हिंदी वर्जन क्या होगा। वंस पब्लिश्ड, एक बार जो पब्लिश कर दिया गया हिंदी वर्जन, बिकम द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, तो वो एक लीगल टेक्स्ट बन जाएगा जस्ट लाइक इंग्लिश वन। ओके, सो आज हमारा यहाँ तक टॉपिक खत्म होता है। जो टॉपिक हमने पढ़ा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जिसके अंदर हमने वर्किंग को पढ़ा, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कमेटीज पढ़ी, ओके। देन हमने इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी के बारे में पढ़ा, एक्सपर्ट कमेटी, ओके। उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म को पढ़ा, क्रिटिसिज्म के बारे में जाना। देन हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किए, ओके। उसके बाद हमने हिंदी टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, ओके। सो यहाँ तक हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। अब हम चैप्टर 3 करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। आई होप आपने सबने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेहरा मास्टरी क्लासेस 24 को ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लास्ट सब्सक्राइब करना ना भूलें मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।